अगर आप होम लोन पे कर रहे हो और इसका हेवी इंटरेस्ट रेट तुमको बर्डन की तरह दिख रहे हैं, इसलिए तुम रीफाइनेंसिंग कर सकते हैं और कि तुम्हारा लोन को तुम नए लेंडर जो कम इंटरेस्ट लेते हैं उसको तुम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो यह बार तुम सोचना पड़ेगी कि यह लोन ट्रांसफ़र और कि रीफाइनेंसिंग तुमको कितना बेनिफिशियल हो सकेंगे। आज यह वीडियो हमको हेल्पफुल होते हैं कि रीफाइनेंसिंग और कि होम लोन ट्रांसफ़र किसी तरीके से करना है और हमारा सेविंग्स को हम किसी तरीके से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। यह वीडियो से हमको यह इंसाइट्स भी मिलते हैं कि हम रीफाइनेंस डिसीजन और कि होम लोन ट्रांसफ़र डिसीजन लेने या नहीं, हमको उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं यह डिसीजन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि होम लोन ट्रांसफ़र ऑप्ट करने से पहले हम देखने वाले 6 की फैक्टर्स के बारे में। आज यह वीडियो में वो 6 की फैक्टर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले की चीज़ हो सकती है कि नेगोशिएट द इंटरेस्ट रेट। अगर देखेंगे तो हम होम लोन नए लेंडर के साथ ट्रांसफ़र करने से पहले हम एक्सिस्टिंग लेंडर के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमारा होम लोन इंटरेस्ट को कम करने की। वो तो हमारा गुड रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और की क्रेडिट रेटिंग्स और उसके साथ जोड़ते हुए लोन रीपेमेंट कैपेसिटी को देखकर कंसिडर कर सकते हैं। अब हम यह भी चेक करना है कि हमारा होम लोन इंटरेस्ट रेट लो RLLR प्रिंसिपल फॉलो करते हैं या नहीं। RLLR हो सकते हैं कि रिपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। अगर देखेंगे तो होम लोन इंटरेस्ट रेट तो ऊपर नीचे बदलते हैं, यह तो रिपो रेट पर निर्भर होते हुए। यह रिपो रेट ना RBI ने सेट किया है और यह तो समय से समय बदलते हैं, इसीलिए जब भी वक्त रेपो रेट कम होते हुए तुम्हारा एक्सिस्टिंग लेंडर के साथ तुम चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे फैक्टर होते हैं कि एलिजिबिलिटी। अगर देखेंगे तो होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करने से पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ईच लेंडर के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं। इसीलिए तुम चेक करना है कि तुम होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर देखेंगे तो हम किसी भी होम लोन ट्रांसफ़र करने से पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरा जानकारी होना ज़रूरी पड़ती है। चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकते हैं कि द फुल डेप्थ अमाउंट। अगर देखेंगे तो तुम नए लेंडर के साथ यह चेक करना है कि वो तो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट ले सकेंगे या नहीं। अब एक उदाहरण वजह से हमको बेटर क्लैरिटी मिलते हैं। अगर आपने 12 लाख बाकी लोन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो तुम्हारा नया लेंडर एक बैंक है तो उसका लिमिट हो सकते हैं कि 10 लाख, इसीलिए तुम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करने में कोई फ़ायदा नहीं मिलते हैं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकते हैं कि ट्रांसफरिंग चार्जेस। अगर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा चार्जेस होते हैं कि क्लोजिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एक्सेट्रा। या और चार्जेस हो सकते हैं कि एक्सिस्टिंग और कि नए लेंडर से भी। अगर देखेंगे तो तुम हिडन चार्जेस के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी पड़ती है। तुमको होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कैलकुलेटर को उपलब्ध करते हुए तुमको डिसीजन लेने के लिए आसानी पड़ती है कि तुम होम लोन शिफ्ट करना तुमको उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं और तुम कितना सेव कर सकते हैं शिफ्ट करने से। लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकते हैं कि मोस्ट केसेस और सिनेरियोस में एंड ऑफ द टेन्यूर में वो तो होम लोन ट्रांसफ़र करते हैं, वो तो इतना बेनिफिशियल और कि फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम होम लोन ट्रांसफ़र जिस समय करना है, जिस समय तुम्हारा पास ज़्यादा वर्ष होते हैं होम लोन पीरियड ख़त्म होने से पहले, उस समय करते हैं तो तुमको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगी। अब आप सोचते हैं तो मैं रीफाइनेंसिंग करना है या नहीं, क्योंकि यह तो टाइम कंज्यूमिंग और कि फॉर्मलाइज तो डॉक्यूमेंटेशन तो ज़रूरी पड़ती है, इसीलिए ज़्यादा लोग ने उसको डिले और कि अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी हम डिसीजन ले सकते हैं। कैलकुलेटर वजह से हमको पता जाएगी कि हम कितना सेव कर सकते हैं और कितना महीने हम कम कर सकते हैं होम लोन ट्रांसफ़र करने से। अगर देखेंगे तो हमने एक कस्टमाइज यूज़र फ्रेंडली होम लोन बैलेंस कैलकुलेटर तुमके लिए दिया गया है। इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर देखेंगे तो एक उदाहरण वजह से हम समझ लेते हैं कि यह कैलकुलेटर किसी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो तुम यह डिटेल्स या कैलकुलेटर में डालने पड़ेगी कि तुम्हारा लोन अमाउंट कितना हो सकता है और कितना समय के लिए तुम लोन को ख़त्म करने की पड़ेगी
और कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तुम डाल कर सकते हैं। ईएमआई तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं और तुमको कितने साल से तुम होम लोन ट्रांसफ़र करते हैं। अगर देखेंगे तो 2 साल होने के बाद तुम होम लोन ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें तुम 24 एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। और कि होम लोन ट्रांसफ़र करने के बाद तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसको भी तुम डालना पड़ेगी और इसका बैंक प्री क्लोजिंग चार्जेस भी डालना पड़ेगी। और कि नए बैंक फीस वो तो बैंक से बैंक अलग होते हैं उसको भी तुम डालना पड़ेगी। अब एक उदाहरण देखेंगे तो यह आदमी ने 20 लाख लोन ले चुका है और उसका लोन टेन्यूर होते हैं कि 20 इयर्स और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि 9% और वो तो 24 मंथ्स होने के बाद वो तो लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कर चुका है, इसीलिए वो तो 24 एंटर किया गया है। और लोन ट्रांसफ़र करने के बाद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि 7% और एक्सिस्टिंग बैंक प्री क्लोजिंग चार्जेस होते हैं कि 4% और नए प्रोसेसिंग फ़ी बैंक के लिए ले चुका होते हैं 20,000। अब देखेंगे तो यह सिनेरियो को हम वर्कआउट कर गया है। अगर देखेंगे तो इसका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट हो सकते हैं कि 19,25,134 रुपीज़ और इसका प्री क्लोजिंग चार्जेस होते हैं कि 77,000 अप्रॉक्सीमेटली और इसका प्रोसेसिंग फ़ी होते हैं कि 20,000, जिसके वजह से उसका लोन अमाउंट भी बढ़ गया है 20,22,140 रुपीज़। लेकिन भी इसके लिए फ़ायदा होता है। अब देखेंगे किसी तरीके से अगर देखेंगे तो टोटल इंटरेस्ट टू बी पेएबल विदाउट बैलेंस ट्रांसफ़र होते हैं कि 23,18,685, लेकिन बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद पेएबल हो सकते हैं कि 16,25,214। इसके वजह से वो तो 6,93,471 को अप्रॉक्सीमेटली सेव कर दिया है और उसका लोन ट्रांसफ़र टाइम को भी वो तो 32 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली रिड्यूस कर चुका है। अब देखेंगे तो यह सिनेरियो में तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, इसीलिए तुम भी कैलकुलेटर में तुम्हारा सिनेरियो को डालते हुए तुमको भी पता जाएगी कि तुम्हारा रीफाइनेंसिंग तुमको मदद कर सकेंगे या नहीं। अब देखेंगे तो यह टेबल डिपिक्ट करते हैं कि नए लोन स्ट्रक्चर के बारे में। अगर देखेंगे तो पहले महीने तो पुराने लोन से भी ज़्यादा इंटरेस्ट देने की पड़ती है, लेकिन दूसरे महीने से वो तो कम हो सकते हैं क्योंकि पहले महीने तो प्रोसेसिंग फ़ी चार्जेस और कि सभी वेरियस चार्जेस होने के कारण वो तो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो यह टेबल वजह से और यह कैलकुलेटर वजह से तुम भी डिसीजन ले कर सकते हैं कि तुम्हारा होम लोन तुम रीफाइनेंस करने या नहीं और तुमको बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। ये एग्जांपल तो उसको बेनिफिशियल हो सकेंगे, आप भी चेक कर सकते हैं कि यह रीफाइनेंसिंग डिसीजन तुमको उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं लॉन्ग रन में। इस वीडियो से हम यह कंक्लूजन ले सकते हैं कि यह सारों चीज़ों पर ध्यान रखकर हमको डिसीजन लेने के लिए आसानी पड़ती है कि होम लोन ट्रांसफ़र करने या नहीं। अगर आप सोचते हैं तो तुम्हारा होम लोन ट्रांसफ़र तुमको बेनिफिशियल हो सकेंगे तो तुम एज सून एज पॉसिबल उस लोन को एक नए लेंडर जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो उसको ट्रांसफ़र करना है तुमको उपलब्ध कर सकेंगे। एक मैन केस हाउस तो लायबिलिटी पॉलिसी होल्डर के लिए और एसेट लेंडर के लिए हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो लोन करने से हम यह भी ध्यान रखना है कि लोन ख़त्म होने के बाद ही हम पूरा ओनरशिप ले सकते हैं उस घर में, इसीलिए वो उस घर का लोन हम एज सून एज पॉसिबल ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र का डिटेल रिव्यू अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।